आज के सेशन में सबसे पहले हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था कि आईएनटी को 4 बाइट्स एलोकेट होती है जब सिस्टम आईएनटी पढ़ता है। तो ये जो 4 बाइट्स हैं ये अलग भी हो सकती है। अब आप बोलेंगे कि अलग कैसे होगी, तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर डिफरेंट आर्किटेक्चर्स पे बेस्ड ये वेरी कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि 4 बाइट्स हमेशा आईएनटी 4 बाइट्स ही रहे। कोई दूसरे सिस्टम में हो सकता है कि आईएनटी 4 बाइट्स रहे। मान लीजिए कोई एक सुपर कंप्यूटर है, उसमें ये 4 बाइट्स की जगह 16 बाइट्स रह सकता है। कोई विंडोज़, ये पर्टिकुलर मैंने आपको विंडोज़ के लिए बताया। एक जो एवरेज सिस्टम होता है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं हमारी लाइफ में, आगे जाके यूज़ करेंगे, अभी यूज़ कर रहे हैं, वो होता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसमें आईएनटी को 4 बाइट्स ही एलोकेट होती है। आप विंडोज़ से कोई सा लोअर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे तो उसमें 4 बाइट से कम एलोकेट होगी, और विंडोज़ से ऊपर कोई सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हो सकता है ये 4 की 16 बाइट्स भी हो। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि किस रेफरेंस से बात हो रही है। अगर कोई आपसे बोलता है कि आईएनटी को तो 2 बाइट ही एलोकेट होती है, तो वो उसकी जगह सही है। वो जिस सिस्टम में काम करता होगा हो सकता है कि उसमें 2 बाइट ही एलोकेट होती हो। ये पता लगाने के लिए कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस डिज़ाइंड हैं जिन्हें हम आगे जाके धीरे धीरे एक एक करके समझेंगे। आज का जो डिस्कशन होने वाला है वो मेनली होने वाला है कंपाइलर पे, कि कंपाइलर क्या होता है। फाइल्स जो हम बनाते हैं, एक प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो वो चलता कैसे है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करवाया जाता है एक सिस्टम से। तो सबसे पहले हम वही हमारा ऑब्जेक्टिव मान लेते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है, मतलब आप लिखिएगा मत, आप सिर्फ याद कीजिएगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव था 10+20 का सम कंप्यूट कराना और उसको प्रिंट करा देना। प्रिंट कराने पे हम अभी नहीं जाएंगे, उसके लिए इनपुट आउटपुट फंक्शन समझना पड़ेंगे, वो कंपाइलर के बाद ही पॉसिबल है। हमारा अभी के लिए ऑब्जेक्टिव है कि हमें 10+20 का एक सम कंप्यूट कराना है और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कराना है। इसके लिए हमने लास्ट सेशन में एक प्रोग्राम भी लिखा था। ये प्रोग्राम हमने डिस्कस किया था, इसको एक और बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ही हम इस फाइल का नाम मान लेते हैं हम abcd.c। इतना कंटेंट हमने abcd.c में लिखा और इसको सेव कर दिया। जैसे ये प्रोग्राम चलना चाहिए तो क्या होना चाहिए, मान लीजिए कि ये साइट पूरा है रैम। अब इस पर्टिकुलर रैम में हम चाहते हैं कि पहला स्टेटमेंट पढ़ते थे x, y और z को 4 बाइट्स एलोकेट हो जाए। x, y और z, मैं 4 बाइट्स को एक ही ब्लॉक ऑफ मेमोरी मान रहा हूँ और मैं बाइनरी में कन्वर्ट करके यहाँ एंट्री नहीं करूँगा। आइडियली यहाँ पर एक की जगह 4 बाइट्स होती है। उन 4 बाइट्स में 32 छोटे छोटे बिट्स होते हैं। उन बिट्स में इन नंबर्स का बाइनरी कन्वर्जन रखा जाता है 0101 के फॉर्म में। तो मैं इधर डायरेक्ट ही कंसिडर करूँगा। जैसे ही सिस्टम ये लाइंस पढ़े तो होना ये चाहिए कि x, y और z के लिए 4 बाइट्स एलोकेट हो जाना चाहिए, तो ये एलोकेट हो गए। x को 20 असाइन हो जाना चाहिए तो x को 20 असाइन हो गया। x को 10 असाइन होना चाहिए तो x को 10 असाइन हो गया। y को 20 होना चाहिए, y को 20 हो गया। ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में पहले ये सॉल्व होना चाहिए, मतलब कि x पे जो रखी वैल्यू और y पे जो रखी वैल्यू का एडिशन होना चाहिए। तो इन दोनों का एडिशन होगा 30। उसके बाद में ये x+y की जगह सिस्टम पढ़ेगा z=30। फिर सिस्टम इस 30 का बाइनरी कन्वर्जन परफॉर्म करेगा और यहाँ पर मेमोरी ब्लॉक में रख देगा 30। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव, जो करंट ऑब्जेक्टिव है, वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में रिटर्न 0, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू इस प्रोग्राम को चलाया गया था तो ऑपरेटिंग सिस्टम को 0 भेज दिया जाएगा। 0 से ऑपरेटिंग सिस्टम ये समझेगा कि प्रोग्राम सही से चल गया और अब प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। तो प्रोग्राम जैसे ही ख़त्म होगा, मोमेंट जब कि रिटर्न 0 हो जाए और 0 ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न हो जाए, तो ये सब चीज़ रैम से गायब हो जाएगी और ये प्रोग्राम पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये होगा हमारा डिस्कशन कि होना क्या चाहिए आइडियली। तो अब हम एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे। हम एक फ़ाइल बनाएंगे abcd.c नाम से और उसमें ये सारा कंटेंट लिखेंगे।
अभी के लिए मैं एक अलग टेक्स्ट एडिटर यूज़ करूँगा सिर्फ आपको समझाने के लिए। फ़िलहाल हम विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन आगे जाके हम सारी प्रोग्रामिंग विजुअल स्टूडियो कोड में ही करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये एक सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, ये एक फ्री टेक्स्ट एडिटर है। आप चाहे तो विंडोज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके उतना काम नहीं आएगा, आपके VS कोड ही सबसे ज़्यादा काम आएगा। सबसे पहले हम एक फ़ाइल बना लेते हैं। इसी फाइल को हम एक अनटाइटल्ड फाइल है, जब भी हम पेन टेक्स्ट एडिटर या कोई भी टेक्स्ट एडिटर ओपन करते हैं और उसमें फ़ाइल बनाते हैं तो एक अनटाइटल्ड फाइल बनती है, मतलब कि इसका भी कोई नाम नहीं है। तो हम इसको सबसे पहले तो सेव एज कर लेंगे। सेव एज के ऑप्शन में हमें इस फाइल का नाम लिखने का ऑप्शन मिलता है, तो हमने नाम डिसाइड किया था abcd.c। इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर देंगे। अब जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर .c फाइल आ गई है और इसमें यहाँ पर C लिखा हुआ गया। इसमें C लिखा हुआ आया, इसका मतलब ये है कि इसमें हम जो भी अब कोड लिखेंगे वो ये टेक्स्ट एडिटर समझ चुका है कि C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखा जाएगा। हम चाहें तो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट एडिटर में नाम चेंज भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिल जाएगी आप। हमने हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था int main और पैरेंथेसिस, उसके बाद में करली ब्रेसेस स्टार्ट int x y और z, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, z इज इक्वल टू x प्लस वाई। यहाँ तक काम होना चाहिए। उसके बाद में रिटर्न 0 लिखना ज़रूरी है। ये हमारा सारा कुछ प्रोग्राम लिखा गया। उसके बाद में हम इसको सेव कर लेंगे। ये हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। अब हम इस फाइल को अभी के लिए क्लोज़ कर देते हैं। आइडियली जो हमने समझा है होना ये चाहिए कि अब ABCD को डबल क्लिक करते से ही जो हमने सोचा है वो सारा कुछ रैम में हो जाना चाहिए। तो हम एक बार इसको डबल क्लिक करके या ओपन करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एज अ टेक्स्ट फाइल हमारे सामने खुल गया वापस से। होना ये चाहिए था कि इन तीनों के लिए मेमोरी एलोकेट होनी चाहिए थी, इनका बाइनरी कन्वर्जन होके उन मेमोरी में रखा जाना चाहिए था। यहाँ पर फिर उनका सम कंप्यूट होके Z में आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये फाइल ऐसे की ऐसी हमारे सामने वापस से आके खुल चुकी है। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हम ये पर्टिकुलर डिस्कशन कर चुके हैं कि इस साइड में ह्यूमंस हैं और इस साइड में कंप्यूटर। हमें पता है कि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बैरियर है। इन दोनों के बीच में एक लैंग्वेज बैरियर है। ये दोनों आपस में डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस इंग्लिश समझते हैं और हम जब भी सिस्टम यूज़ करते हैं तो इंग्लिश में यूज़ करते हैं। कंप्यूटर जो होता है वो, जैसा कि हमने समझा, जब भी कोई फाइल सेव होती है तो वो बाइनरी फॉर्मेट में सेव होती है। बाइनरी सिस्टम यूज़ करता है कंप्यूटर सिस्टम। इसके कन्वर्जन के लिए हमने समझा था कि बीच में एक लेयर होती है, उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इंग्लिश भी समझता है, बाइनरी सिस्टम भी समझता है और इन दोनों को इंटर कन्वर्ट करके दोनों साइड कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर देता है। अभी हम ये समझते हैं कि हमने जो प्रोग्राम बनाया abcd.c, ये हमने प्रोग्राम कंप्यूटर के लिए बनाया है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो खुद ही एक प्रोग्राम है, वो एक प्रोग्राम का कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करवा सकता है। हमने ये पर्टिकुलर प्रोग्राम बनाया है कंप्यूटर में चलने के लिए, ताकि इसकी प्रोसेसिंग कंप्यूटर के अंदर हो, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इसकी प्रोसेसिंग नहीं होगी। तो अब ये ज़रूरी है कि ये जो हमने कोड लिखा है ये बाइनरी सिस्टम में लिखा हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हम बाइनरी सिस्टम में कोड लिखें। इसलिए हम जो फाइल में हमने कोड लिखा है abcd.c में जो हमने लिखा है उसको हम ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे, बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि कंप्यूटर को वो अच्छे से समझ में आ जाए और फिर कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग एक्ट करें। तो इस फाइल को, इस पर्टिकुलर फाइल को हम खुद कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें चाहिए एक ट्रांसलेटर, जिसे दोनों लैंग्वेजेस का इक्वल नॉलेज हो, जिसे बाइनरी सिस्टम वाली लैंग्वेज भी अच्छे से आती हो, जिसे C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी अच्छे से आती हो। ये जो पर्टिकुलर ट्रांसलेटर है ये हर लैंग्वेज के लिए रहता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए रहता है। इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस पर्टिकुलर तो नहीं, लगभग सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हम इसको कंपाइलर बोलते हैं।
कंपाइलर का काम कुछ नहीं है, वो एक डॉट सी फाइल को उठाता है, डॉट सी फाइल के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उन्हें बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। जिस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके वो एक नई फाइल सेव करता है, उस फाइल का एक्सटेंशन होता है EXE। EXE का फुल फॉर्म होता है एग्जीक्यूटेबल। अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग नोट डाउन कर लें अच्छे से और उसको अच्छे से समझ लें। Compiler knows both languages. For every programming language, there is a separate compiler. ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। आप सेकंड पॉइंट लिख लीजिए आप। इफ कंपाइलर डिटेक्ट्स एनी एरर इन द source code, then it prints the error on screen. This error is called compiler error. उसके बाद में थर्ड पॉइंट लिख लीजिए आप। कंपाइलर विल प्रोड्यूस एग्जीक्यूटेबल फाइल and it will have following extensions. एक्सटेंशंस के अंदर मान लीजिए आप मोस्टली विंडोज़ में ही काम करेंगे। विंडोज़ के अंदर एग्जीक्यूटेबल का एक्सटेंशन डॉट सेपरेटर होता है। विंडोज़ के अंदर एग्जीक्यूटेबल का एक्सटेंशन EXE होता है। आप जब लिनक्स में काम करेंगे, लिनक्स में ये आउट होता है, और कभी आप मैक में काम करेंगे अगर, तो मैक में होता है .dmg। थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए आप। टू चेक कंपाइलर शुड नो the rules of programming language. It should also know about keywords and identifiers etc. of programming language. लास्ट पॉइंट लिख लीजिए। इट शुड ऑल्सो नो द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग और डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स, फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स एटसेट्रा। सारे पॉइंट्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा कि कंपाइलर नोज बोथ लैंग्वेजेस। फॉर एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर इज़ अ सेपरेट कंपाइलर। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एक अलग कंपाइलर होता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो कंपाइलर होता है वो होता है GCC। ये भी आप लिख लीजिए। C++ के लिए
कंपाइलर होता है वो होता है G++। उसके बाद में इफ़ कंपाइलर डिटेक्ट्स एनी एरर इन द सोर्स कोड देन इट प्रिंट्स द एरर ऑन स्क्रीन। दिस एरर इज़ कॉल्ड कंपाइलर एरर। इसका मतलब कि कंपाइलर को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मान के ही, को अज्यूम करके ही आगे बढ़ेंगे और हमेशा बातें करेंगे। कंपाइलर को अगर एक सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करना है तो उसका सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग फाइल को चेक करना पड़ेगा कि इसमें कोई एरर या गलती तो नहीं है। अगर इसमें कोई एरर या गलती कंपाइलर को दिखती है तो हम उसे कंपाइलर एरर बोलते हैं। और जब हम कंपाइलर को यूज़ करते हैं ये कन्वर्जन करते टाइम, और मान लीजिए कि प्रोग्राम में कुछ गलती है, तो ये कन्वर्जन सक्सेसफुल नहीं होता और फिर वो हमें वो गलती बता देता है, आगे रह के प्रिंट कर देता है स्क्रीन पे कि क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद में कंपाइलर विल प्रोड्यूस एग्जीक्यूटेबल फाइल, एंड ये हमने डिस्कस किया। विंडोज़ में exe नाम का एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, लिनक्स में out नाम की होती है, मैक में dmg नाम की होती है। नाउ टू चेक द कंपाइलर शुड ऑल्सो नो द रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर कंपाइलर को ये चेक करना है कि सी प्रोग्राम में हमने जो कोड लिखा हुआ सही लिखा या गलत लिखा, तो उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना ज़रूरी है, जो कि उसको होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड ऑल्सो नो अबाउट द कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स एटसेट्रा ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपाइलर जीसीसी को ये पता होना चाहिए कि INT का मतलब क्या होता है और void का मतलब क्या होता है, char का मतलब क्या होता है, जो भी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया है वो सब कुछ। इट शुड ऑल्सो नो द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग और डिक्लेयरिंग वेरिएबल, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स एंड एटसेट्रा। वेरिएबल्स को लिखने का, डिक्लेयर करने का हमने फॉर्मेट देखा है। INT टाइप का वेरिएबल हमें लेना है तो INT x करके इस x के नाम का हम INT टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ये कैसे लिखाता है ये कंपाइलर को पता होना चाहिए। फंक्शन के जो भी, मान लीजिए फंक्शन ABC नाम का फंक्शन है, फंक्शन के नाम के आगे हमेशा पैरेंथेसिस आती है और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस आते हैं। कर्ली ब्रेसेस ओपन होना भी चाहिए, क्लोज भी होना चाहिए। ये फॉर्मेट होता है फंक्शन का। स्ट्रक्चर्स का कुछ अलग फॉर्मेट होता है जो हम आगे जाके सीखेंगे। ऐसे ही कंपाइलर को ये सब कुछ नॉलेज होनी चाहिए। एक लास्ट चीज़ डिस्कस करते हैं। अब हम जिस फाइल में, मान लीजिए abcd.c में हमने हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं, हमारा कोड लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। ये हम देते हैं कंपाइलर को, फिर कंपाइलर इसको कन्वर्ट करता है। मान लीजिए हम a.exe नाम की एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना लेते हैं, इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब कंपाइलर यूज़ करना किसी सॉफ्टवेयर या किसी नॉर्मल चीज़ को यूज़ करने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर से वही बात करेंगे, ह्यूमन, कंप्यूटर, OS। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से हम इंटरेक्ट कैसे करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है GUI और एक होता है टर्मिनल। GUI हम 99% ऑफ द टाइम यूज़ करते हैं, और आज तक आप जितने भी मोबाइल फ़ोन चलाते हुए, जितने भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं, वो सब आपने GUI के थ्रू किए हैं। GUI होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये कुछ ऐसी ड्राइंग्स होती है, ऐसी चीज़ें सिस्टम कंप्यूटर पर डिस्प्ले करता है जिसके थ्रू हम ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर को सक्सेसफुली यूज़ कर सकते हैं। टर्मिनल एक थोड़ी सी अलग चीज़ होती है और मेजरली प्रोग्रामिंग में ही काम आती है। अब प्रोग्रामिंग करते टाइम हमें टर्मिनल का डायरेक्टली यूज़ करना होता है। जब भी कोई GUI से इंटरेक्ट करता है तो वो इनडायरेक्टली टर्मिनल से ही इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी फाइल है, उस पर आप डबल क्लिक करते हैं, तो डबल क्लिक करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो डबल क्लिक करने से ओपन हुई, लेकिन जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं तो उससे इक्विवेलेंट टर्मिनल में एक कमांड चलती है कि ओपन दिस फाइल।
करके। फिर टर्मिनल उस फाइल को ओपन करता है और वापस से, जैसे ये पर्टिकुलर ड्राइंग थी जिस पे आपने डबल क्लिक किया, वैसे ही एक विंडो में ड्राइंग बनाता है और जो आपने फाइल ओपन की उसको बता देता है आपके सामने। कंपाइलर को यूज़ करने के लिए आप इसे थ्योरी लिख लीजिए, इन ऑर्डर टू यूज़ कंपाइलर वी मस्ट interact through terminal। टर्मिनल को यूज़ करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे से उसको समझें, अच्छे से सीखें तो बहुत इजी हो सकता है। मैं इस कोर्स में ज़्यादा टर्मिनल के बारे में नहीं बताऊंगा, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपको टर्मिनल के बारे में सीखने की ज़रूरत नहीं है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना टर्मिनल के बारे में अच्छा है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग टर्मिनल होते हैं। विंडोज़ में जो टर्मिनल होता है उसका नाम आपने पहले कभी सुना हो या ना सुना हो, उसको कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। अगर नहीं सुना हो तो आपके पास में जो विंडोज़ सिस्टम है आप उसको टर्न ऑन कीजिएगा, उस पर एक कीबोर्ड पे विंडोज़ का बटन होता है, उसको दबाइएगा। उसके बाद में सर्च कीजिएगा CMD सर्च करते से ही कमांड प्रॉम्प्ट नाम से एक डायलॉग आ जाएगा, एंटर दबाइएगा तो ये कमांड प्रॉम्प्ट आपकी स्क्रीन पे खुल जाएगा और आपको दिख जाएगा कि टर्मिनल एक्चुअल में दिखता कैसा है। मैक में या लिनक्स में टर्मिनल को टर्मिनल ही बोलते हैं। अब हमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपाइलर का नाम पता है जो कि है GCC। किसी भी फाइल को, फॉर एग्जांपल हमारी फाइल थी abcd.c, हमें इसको GCC को पास करना है, मतलब GCC को इस फाइल को देना है और GCC से बोलना है कि इससे एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दे जिसका नाम भी ABCD ही हो। अभी कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम इस फाइल का नाम, एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम ABCD नहीं रखते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हम इस फाइल का नाम JKL रख देते। अब इस पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करने के लिए हमें टर्मिनल में ये ऐसी कुछ एक लाइन लिखनी पड़ती है। सबसे पहले तो GCC, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि यहाँ से हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर कुछ टर्मिनल्स में ये यूज़ होते हैं, स्मॉलर देन मार्क्स यूज़ होते हैं ताकि बताया जा सके कि यहाँ पर टर्मिनल की लाइन स्टार्ट हो रही है। GCC स्पेस देकर abcd.c जो हमारी फ़ाइल का नाम है, इससे हम इस फाइल को GCC को दे रहे हैं। उसके बाद में एक माइनस और एक O, ये ज़ीरो नहीं है, स्मॉल लेटर O है, ये स्मॉल लेटर O है। स्पेस दे के हमें जो एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम बनाना है, फॉर एग्जांपल JKL.exe, ये पर्टिकुलर लाइन होती है। इससे हम abcd.c फाइल को GCC को देते हैं, फिर GCC जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है ये उसका नाम रखने के लिए। इसकी जगह हम एक और कमांड भी दे सकते हैं, GCC abcd.c, बस इसको एंटर जैसे ही हम हिट करेंगे तो A नाम की एग्जीक्यूटेबल फाइल ऑटोमेटिकली बन जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि ये होगा कैसे, तो इसके लिए हम एक बार टर्मिनल में चल के ये कमांड चला के देखते हैं। हमने कमांड देखी थी GCC abcd.c, तो आप देखेंगे कि ये कुछ एक्स कोड बिल्ड है और ये एरर बता रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी फाउंड abcd.c, और फिर उसके बाद में एरर है नो इनपुट फाइल्स। इसका मतलब कि जो abcd.c है ऐसी नाम की कोई फाइल ही नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अभी हमने abcd.c नाम की फ़ाइल बनाई है जो कि यहाँ पर दिखेगी आपको, ये abcd.c नाम की फ़ाइल हमने बनाई हुई है, तो वो तो यहाँ पर है और सिस्टम बोल रहा है कि नहीं है। तो इसके लिए एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है जो रोम होती है, हमारा प्रोग्राम अभी रोम में सेव है,
तो रोम के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, पर्टिकुलर फोल्डर्स होते हैं। इन फोल्डर्स का कुछ नाम होता है। फॉर एग्जांपल एक फ़ोल्डर का नाम यूज़र होगा, एक फ़ोल्डर का नाम डेस्कटॉप होता है, एक फ़ोल्डर का नाम एप्लीकेशंस होता है। इन फोल्डर्स के अंदर या तो और फोल्डर्स हो सकते हैं या फिर कुछ फाइल्स हो सकती है। ये सिर्फ समझने के लिए आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कभी कंप्यूटर का यूज़ किया है तो आपको पता है कि कंप्यूटर में फ़ोल्डर्स होते हैं। उन फोल्डर्स के अंदर या तो पर्टिकुलर फोल्डर्स हो सकते हैं या और उन पर्टिकुलर फोल्डर्स के अंदर या तो और फोल्डर्स हो सकते हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर फाइल्स हो सकती हैं। अब हम टर्मिनल में, लिनक्स और मैक के टर्मिनल में एक कमांड होती है ls नाम से। ls का फुल फॉर्म होता है लिस्ट। इससे हमें लिस्ट दिख जाएगी कि हम अभी जिस फोल्डर में हैं वहाँ पर कौन कौन से फोल्डर है। तो हम वापस से टर्मिनल में आएंगे, यहाँ पर हम ls लिखेंगे और एंटर दबा देंगे। ये हमारे पास में लिस्ट आ गई पर्टिकुलर। ये म्यूज़िक, पिक्चर्स, पब्लिक, लाइब्रेरी, मूवीज़, डाउनलोड्स, डेस्कटॉप, ये हमारे पास में एक लिस्ट आ गई। अब हमको मालूम है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो डेस्कटॉप पे है। तो हम डेस्कटॉप पे आने के लिए यहाँ पर एक कमांड लिखेंगे। अब डेस्कटॉप पे आने के लिए या किसी फोल्डर में एंटर करने के लिए कमांड होती है cd। cd का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। विंडोज़ में ls की जगह कमांड होती है dir लिख के आप जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट में एंटर करेंगे तो कुछ इसी टाइप की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी कि उस पर्टिकुलर फोल्डर में और कितने फोल्डर्स या और कितनी फाइल्स हैं। cd जो कमांड होती है वो विंडोज़ में भी cd नाम से ही होती है, मैक में भी cd नाम से होती है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम डेस्कटॉप में एंटर करें टर्मिनल के थ्रू बिना ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यूज़ किए। तो हम cd लिखेंगे, उसके बाद में फ़ोल्डर का नाम जिसमें हमें एंटर करना है जो कि डेस्कटॉप। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर डेस्कटॉप लिखा हुआ आ गया, मतलब कि हम डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब हम डेस्कटॉप पे हैं, यहाँ पर हम फिर से ls करके एंटर करेंगे तो हमें लिस्ट दिख जाएगी कि इस पर्टिकुलर जगह पर क्या क्या फाइल्स रखी। तो ये सारी फाइल्स इस जगह पर रखी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक abcd.c नाम से फाइल रखी जो हमने बनाई थी। यहाँ से हम gcc को abcd.c पास कर सकते हैं। यहाँ पर ये फाइल प्रेजेंट है, पहले जैसा एरर इस बार नहीं आएगा। एक कमांड और बेसिक कमांड समझ लीजिए आप। एक और बता देता हूँ आपको। एक और कमांड होती है क्लियर। ये लिनक्स के लिए होती है। इसका विंडोज़ इक्विवेलेंट होता है cls। इसका फंक्शन होता है क्लियर स्क्रीन। जैसे ये आप टाइप करके एंटर करेंगे तो जो भी आपके सामने टर्मिनल में है वो सब क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर करके हम एंटर करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो चुका है। हम अभी भी डेस्कटॉप पर ही हैं, अभी भी डेस्कटॉप पर ही हैं। हमने कमांड डिसाइड करी थी। अभी मैं आपको सबसे पहले ls करके लिस्ट बताता हूँ कि डेस्कटॉप पे क्या क्या है। तो ये आपके सामने डेस्कटॉप पर सिर्फ इतनी चीज़ें हैं। इसके बाद में हम gcc abcd.c, इस कमांड से हम gcc कंपाइलर को abcd.c नाम की फ़ाइल दे रहे हैं ताकि वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना सके। यहाँ पर हम जैसे एंटर दबाएंगे तो कुछ एरर मैसेज नहीं आया। इसका मतलब कि abcd.c में सब कुछ सही रूल से लिखा गया है, सब कुछ सही से लिखा हुआ है, सारे कीवर्ड्स का सही जगह पर यूज़ हुआ है। मैं वापस से जब ls दबाऊंगा तो आप नीचे वाली लिस्ट में और ऊपर वाली लिस्ट में कंपेयर कर लीजिए। आपको एक फ़ाइल ज़्यादा दिखेगी जो कि है a.out। ये आपको पहले वाली लिस्ट में नहीं मिलेगी बल्कि ये फाइल अब क्रिएट हुई। ये पर्टिकुलर चीज़ आपको अभी फाइल में, अभी ये gcc की कमांड चलाने के बाद दिख रही है। अब हम एक बार डेस्कटॉप पर भी देखेंगे तो डेस्कटॉप पर भी हमें ये फाइल दिखेगी। ये a.out नाम की जो फाइल है ये पहले यहाँ पर नहीं थी, बाद में आई। आप भले से वीडियो को रिवाइंड करके भी चेक कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस फाइल को यूज़ कैसे करना है। तो किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए भी टर्मिनल में कुछ पर्टिकुलर रूल सेट हैं। जैसे कि हमें एक डॉट प्रोवाइड करना होता है और एक स्लैश प्रोवाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक डॉट लिखेंगे और एक स्लैश लिख देंगे।
डॉट स्लैश जो भी हमें एग्जीक्यूट करवाना है उसका नाम, तो इस केस में वो है ए डॉट आउट। हमने हमारी जो फाइल बनी है, आउट इसलिए बनी है क्योंकि मैक में जो टर्मिनल होता है वो लिनक्स बेस्ड टर्मिनल होता है, इसीलिए यहाँ पर आउट बनी है। उसके बाद हम वापस टर्मिनल में आ जाते हैं, ये डॉट स्लैश लगाया ए डॉट आउट। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं, तो आप बोलेंगे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन इंटरनली वो सब कुछ हुआ जो हमने उस प्रोग्राम में लिखा था। इंटरनली सब कुछ हो चुका है सक्सेसफुली जो हमने हमारे प्रोग्राम में लिखा था। अब सवाल ये उठता है कि हमको मालूम कैसे चलेगा कि वो सब हो चुका है। तो मैं इस लेक्चर में आपको सिर्फ एक आउटपुट का फंक्शन बता देता हूँ। एक आउटपुट का फंक्शन होता है printf। इसी पर बेस्ड हमारा नेक्स्ट लेक्चर, कंप्लीट लेक्चर इसी पे बेस्ड होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आउटपुट फंक्शन के बारे में बात करेंगे, पर्टिकुलरली printf के बारे में बात करेंगे। printf सिस्टम से ये बताता है कि आपको स्क्रीन पे क्या क्या प्रिंट करना है। तो अभी वाले कोड में ही हम एडिट करेंगे। ये हमारा abcd.c है, हम इसको ओपन करते हैं, एक लाइन लास्ट में ऐड करेंगे printf। अभी आप अंदर ध्यान मत दीजिएगा कि मैंने printf में क्या लिखा है, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। आपको अभी इस अंदर लिखे हुए पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बिल्कुल डीप में डिस्कस करने वाले हैं कि printf क्या होता है, printf कैसे काम करता है, printf एक फंक्शन होता है या नहीं। उसके लिए यहाँ पर मुझे एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। इसको हम सेव कर लेंगे। अब हमें इस फाइल को वापस से कंपाइल करना पड़ेगा, gcc abcd.c। कोई एरर मैसेज नहीं आया, मतलब इस प्रोग्राम में सब कुछ अच्छे से लिखा गया है। और इस प्रोग्राम से वापस से a.out नाम की फ़ाइल बनी होगी और वो उस नई फाइल ने पुरानी फाइल को रिप्लेस कर लिया। अगर अभी मैं लिस्ट दिखाऊंगा तो आपको a.out नाम की एक ही फाइल दिखेगी। अब हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करवाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 30 प्रिंट हो चुका है, जो हमारा प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव था। एक बार हम शुरू से रिवाइज कर लेंगे आज के सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले तो हमने सोचा कि अगर आपसे कल को आके कोई बोलता है कि INT 4 बाइट की, INT 2 बाइट की, INT 16 बाइट की, तो आपको उसकी बात की हाँ में हाँ मिलाना है, उससे बहस नहीं करना है। आपको बहस किसी भी चीज़ को लेके किसी से भी नहीं करना। अगर कोई भी आपसे कुछ भी बोलता है तो आप उसको बोल दीजिए कि हाँ ठीक है, आपकी बात सही है, हमारी बात गलत है। उसके बाद में हमने कंपाइलर डिस्कस किया। हमने हमारा प्रोग्राम abcd.c नाम की एक सोर्स कोड में लिखा, सोर्स कोड फाइल में लिखा। उस सोर्स कोड को हमने यहाँ पर कंपाइलर को दिया, कंपाइलर ने उसको यूज़ करके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई। इस फाइल को कंप्यूटर अच्छी तरीके से समझता है। उसके बाद में ये जो हमने पॉइंट वाइज थ्योरी लिखी कि कंपाइलर को दोनों लैंग्वेजेस आना ज़रूरी है अगर उसको एक सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करना है तो। दूसरा पॉइंट कि जब सोर्स कोड को कंपाइलर एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है तो जितने भी एरर उस फाइल में होते हैं, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स के हिसाब से वो सारे एरर प्रिंट करता है, जो कि हमें स्क्रीन पर दिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको डायरेक्ट करके बताता हूँ। इस वाले प्रोग्राम में मान लीजिए कि ये वाली लाइन नहीं है, और मान लीजिए कि कोई भी लाइन पे सेमीकोलन नहीं है। अब हमने ये रूल पढ़ा है कि हर लाइन के लास्ट में सेमीकोलन होना ज़रूरी है। अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं कि कंपाइलर हमसे क्या बोलता है। पहले हम इस फाइल को सेव कर लेंगे, ये हमने सेव कर लिया। उसके बाद में हम वापस से टर्मिनल खोलेंगे, gcc abcd.c, ये हमने कंपाइल करके a.out नाम से बनाई। तो अब आप ये देखिए कि ये बता रहा है एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन एट द एंड ऑफ डिक्लेरेशन INT x, y, z। ये बोल रहा है कि INT x, y, z के जस्ट बाद में यहाँ पर एक सेमीकोलन होना ज़रूरी है रूल्स के हिसाब से। इसको इस पर्टिकुलर एरर को कंपाइलर एरर भी बोलते हैं।
उसके बाद में, और ये दूसरे सेमीकोलन के बारे में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि उसने यहीं पर एरर पकड़ लिया और यहीं से आगे की प्रोसेसिंग ख़त्म कर दी। अगर यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगा दूँ तो वो नेक्स्ट लाइन के बारे में बताएगा कि यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जाएगा सेमीकोलन। इससे कोई भी नई एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनेगी। अब अगर आपने देखा हो तो मैंने उस नई वाली एग्जीक्यूटेबल फाइल में नए सोर्स कोड में printf वाला फंक्शन नहीं लिखा। तो आइडियली कुछ प्रिंट नहीं होना चाहिए अगर नई फाइल बनी तो। एक बार फिर से सुनिए, इस वाले जो मैंने लास्ट टाइम जो एडिट किया उसमें मैंने सेमीकोलन्स हटा दिए थे और प्रिंट वाला फंक्शन हटा दिया। प्रिंट वाला फंक्शन हटा दिया है तो स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए उस केस में जबकि ये एरर वाली फाइल से एग्जीक्यूटेबल फाइल बने। लेकिन ऐसा होगा नहीं, अभी भी हमारे पास में पुरानी एग्जीक्यूटेबल फाइल के हिसाब से आउटपुट आएगा। एंटर दबा के देख लेते हैं, ये वापस से पुरानी वाली एग्जीक्यूटेबल फाइल के अकॉर्डिंग आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब कि ये वाली जो फाइल है जो हमने यहाँ पर कंपाइल करी, ये कंपाइल हुई नहीं। आई होप आपको ये वाली चीज़ अच्छे से समझ में आई हो। उसके बाद में ये एग्जीक्यूटेबल के एक्सटेंशंस है जो अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग होते हैं। उसके बाद में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपाइलर जीसीसी को सारे फॉर्मेट्स पता होना चाहिए कि किस वजह से क्या चीज़ें लिखते हैं, कौन से कीवर्ड्स होते हैं, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद में हमने सीखा कि हम कंप्यूटर से GUI में इंटरेक्ट करते हैं या फिर टर्मिनल से इंटरेक्ट करते हैं। कंप्यूटर इन द सेंस ऑपरेटिंग सिस्टम से या तो GUI में इंटरेक्ट करते हैं या फिर टर्मिनल में इंटरेक्ट करते हैं। उसके बाद में हमने टर्मिनल की कुछ बेसिक कमांड सीखी। सबसे पहले तो हमने GCC वाली कमांड सीखी कि कैसे हम किसी कंपाइलर को एक फ़ाइल प्रोवाइड करते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने के लिए। उसके बाद में हमने थोड़ा रोम पे डिस्कशन किया कि हमारी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल सेव है वो रोम में है। रोम में बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, पर्टिकुलर फोल्डर्स के अंदर या तो और फोल्डर्स हो सकते हैं या फिर फाइल्स हो सकती है। उसके बाद में टर्मिनल में अगर हम ls लिखते हैं और विंडोज़ के टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट में dir लिख के एंटर करते हैं तो हमारे सामने लिस्ट आ जाएगी सारे फोल्डर्स और सारी फाइल्स की, जैसा कि हमने प्रैक्टिकल भी देखा। cd मतलब चेंज डायरेक्टरी, मतलब कि ओपन फोल्डर। इसको आप ऐसे समझिए डबल क्लिक से, किसी कंप्यूटर में आप डबल क्लिक करते हैं तो आप उस फोल्डर के अंदर चले जाते हैं। तो cd से भी वही इफेक्ट होता है लेकिन टर्मिनल में। एक कमांड सीखी क्लियर या फिर cls, इससे स्क्रीन क्लियर हो जाती है। आपको एक लास्ट बार यूज़ करके बताया तो टर्मिनल में जैसे ही क्लियर लिख के आप एंटर दबाएंगे तो ये सब कुछ इरेज हो जाएगा। उसके बाद में हमने किसी पर्टिकुलर एग्जीक्यूटेबल फाइल को एग्जीक्यूट करने का फॉर्मेट देखा, ./a.out। उसके बाद में हमने देखा कि आउटपुट निकालने के लिए हम एक printf नाम के फंक्शन का यूज़ करते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट थ्रू आउट द लेक्चर हम सिर्फ printf के बारे में ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ नाइस डे।